प्रिय छात्रों, सुप्रभात। हम मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र। स्तनधारियों में दो प्रकार के जनन चक्र होते हैं। एक को हम इस्ट्रस साइकिल कहते हैं और दूसरे को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र। रज चक्र मादा के अंदर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का एक घटनाक्रम होता है, जिसके द्वारा गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लेयर तैयार होती है भ्रूण के विकास के लिए। तो ये जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियल लेयर कहते हैं और ये भ्रूणीय विकास के लिए तैयार होती है, फीटल डेवलपमेंट के लिए। तो फीटल डेवलपमेंट के लिए तैयार होती है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टोटल टाइम पीरियड होता है ये 28 डेज़ का होता है। 28 दिन के अंदर ये लगभग पूरा होता है। ये जो पूरा चक्र होता है 4 प्रमुख घटनाक्रमों के अंदर बांटा जाता है। 1 से 6 दिन, लगभग 1 सप्ताह का समय होता है। ये प्रथम अवस्था मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाती है, रजस्राव कहते हैं इसको, जिसमें मोटी एंडोमेट्रियल लेयर, जिसे कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस सबसे बाह्य स्तर और मोटा स्तर होता है। ये टूटकर और रक्तस्राव के साथ, अनिश्चित के साथ गिरता रहता है। ये इसके बाद नए ऊतक का विकास होता है और फिर जो रज चक्र होता है वो शुरू होता रहता है। इस स्त्राव की अवस्था को मेंसस भी कहा जाता है, अर्थात रज। इस रज के स्त्राव होने के कारण से ही इसको हम मेंसस या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र कहते हैं। दूसरी अवस्था 7 से 13 दिनों की होती है। इस समय मादा के शरीर के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल होता है वो बहुत अधिक होने लगता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मादा के अंडाशय के अंदर जो अपरिपक्व पुटिकीय कोशिकाएं होती है, प्राइमरी फॉलिकल्स होती है, उनको मैच्योर फॉलिकल्स या जिसको अपन सेकेंडरी फॉलिकल्स या जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं उसमें परिवर्तित करती है। और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि जस्ट 14वें दिन जो होता है वो अंडाशय के अंदर ओव्यूम बाहर निकलकर फलोपियन ट्यूब में आ जाता है, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो 7 से 13 तक की जो ये अवस्था होती है इसमें ग्राफियन पुटिका का निर्माण ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। ये जो रज चक्र शुरू होता है ये प्यूबर्टी स्टेज होती है, इसके आरंभ में होता है। और जब पहली बार ये रज चक्र होता है तो उस अवस्था को हम मीनार्क कहते हैं। तो ये मीनार्क, और ये ख़त्म होता है तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। तो मादा के अंदर मीनार्क टू मीनोपॉज रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है, अर्थात इस समय मादा शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। लगभग 11 से 15 उम्र की अवस्था के बीच किसी किशोरी के अंदर रज चक्र शुरू हो सकता है। प्राय ये लगभग 12 साढ़े 12 साल की अवस्था में शुरू होता है। मीनार्क का शुरू होना हेरिडिटी, स्वास्थ्य आदि कारकों पर भी निर्भर करता है। मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी, जो रज चक्र होता है ये लगभग 2 से 6 दिन तक का होता है। इसके अंदर लगभग जो मात्रा होती है वो 6 से 8 आउंस की मात्रा होती है जो कि फ्लो में होती है। और टोटल जो चक्र होता है वो लगभग 24 से 42 दिन का होता है। लगभग ये एवरेज 28 दिन का होता है। और ये जो रज चक्र की तुल्यात्मकता है, सिंक्रोनोसिटी होती है, वो वुमेन टू वुमेन वेरी करती है। और ये किसी भी स्त्री के अंदर होने वाले रज चक्र उसके स्वस्थता के लक्षण के भी परिचायक होते हैं।
अब जैसे ये 3 चक्र अपने को नज़र आ रहे हैं, एक 24 दिन का साइकिल नज़र आ रहा है, 28 दिन का साइकिल नज़र आ रहा है, 39 दिन का साइकिल नज़र आ रहा है। तो 24 दिन के साइकिल वाले में आप देख सकते हैं ये 10वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 28 दिन के साइकिल वाले में 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है और 39 दिन के चक्र में लगभग ये 25वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो चक्र की लंबाई से जो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। और जो पहला दिन होता है इसके अंदर आपको डिनोट करता है रजस्राव के लिए, यानी कि रजस्राव होता है, फिर फॉलिकल फॉर्मेशन होता है, फिर ओव्यूलेशन होता है, फिर ल्यूटियल फेज़ होता है। ल्यूटियल फेज़ के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और फिर उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस अवस्था वापस हो जाती है। यदि इस चित्र को हम समझने की कोशिश करें तो ओवरी के अंदर होने वाले परिवर्तन और गर्भाशय के अंदर वाले परिवर्तन अपने को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब हार्मोनों का स्त्रवण होता है तो सबसे पहले ओवरी के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल होता है, तो एफएसएच हार्मोन आता है और ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक पुटिका का निर्माण होता है। इस अवस्था को वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं। ये पुटिका धीरे धीरे बड़ी होती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन की मिलीजुली प्रतिक्रिया से धीरे धीरे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये अंडाशय से बाहर ओव्यूम आ जाता है। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ये एक अस्थायी रचना होती है और ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। इस अंतःस्त्रावी ग्रंथि के द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। यदि गर्भाधान की प्रक्रिया हो जाती है तो कार्पस लूटियम स्थायी संरचना के रूप में बना रहता है। यदि गर्भाधान नहीं होता तो ये डीजनरेटिंग कॉर्पस लूटियम हो जाती है, जिसको ओवरी के अंदर अंत में कॉर्पस एब्लिकेंस कहते हैं। जिस समय ये ओवरियन साइकिल हो रहा होता है उसी समय गर्भाशय के अंदर भी परिवर्तन होते हैं। गर्भाशय में जो ये परिवर्तन होते हैं गर्भाशय में होने वाले जो ये परिवर्तन होते हैं इसके अंदर सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये लगभग 1 हफ्ता का समय होता है। इस समय गर्भाशय की भित्ति पतली होती है। गर्भाशय के अंदर जो कैपिलरी होती है वो भी छोटी होती है। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है वो टूट टूट कर गिरती रहती है और लगभग 5 दिन के पश्चात 6ठे दिन से लेकर 14वें दिन तक जो अवस्था होती है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं। ये जो 5वें दिन से प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है और लगभग 14वें दिन तक ये फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, इसको फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होती है वो थोड़ी वृद्धि करने लगती है। गर्भाशय की भित्ति होती है वो मोटी होने लगती है और एट द डे ऑफ 14th ये 14th डे ओव्यूलेशन हो जाता है और 15वें दिन से लेकर लगभग 20वें दिन तक गर्भाशय की एंडोमेट्रियम मोटी होती है। उसके अंदर ब्लड वेसल अत्यंत वृद्धि कर लेती है। गर्भाशय की मायोमेट्रियम भी मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम भी मोटी होती है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी बड़े आकार की हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण ओवरी के अंदर होने लगता है। तो ये देखिए लगभग 21वें दिन तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम अत्यधिक बढ़ जाती है। 22वें दिन के बाद यदि कॉर्पस ल्यूटियम निषेचन अंडा जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम स्थायी संरचना के रूप में बन जाती है और यदि निषेचन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम हासित होकर कॉर्पस एब्लिकेंस में परिवर्तित हो जाती है और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो ये अत्यधिक रूप में जो ये एंडोमेट्रियम की वृद्धि होती है वो अंतिम 28वें दिन के बाद ये हासित होने लगते हैं और ये एंडोमेट्रियम रक्तस्राव के साथ टूट टूट कर गिरने लगती है। ये फिर प्रथम चक्र शुरू हो जाता है जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस प्रकार गर्भाशय और अंडाशय के अंदर परिवर्तन होते हैं, ये मिलाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाते हैं। तो ओवरी के अंदर परिवर्तन होते हैं,
वो oogenesis की क्रिया होती है, और प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, उसका ओवुलेशन की क्रिया होती है, कार्पस लूटियम का निर्माण होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है। और ठीक इसी प्रकार गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम वृद्धि करती है, ब्लड ग्लैंड्स बनती है, भित्ति मोटी होकर गर्भ को धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 15 से 28वें दिन तक ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण होता है, और इसलिए ओव्यूलेशन होने के बाद इस अवस्था को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। यदि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है। उस प्लेसेंटा के निर्माण के कारण से प्लेसेंटा के द्वारा ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का भी स्त्रावण होने लगता है, और यदि निषेचन नहीं होता तो इस अवस्था का अंत हो जाता है, प्लेसेंटा का भी निर्माण नहीं होता और ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का स्तर भी डिक्लाइन हो जाता है। कॉर्पस लूटियम के हासित होने से कॉर्पस लूटियम का स्तर हासित हो जाता है, और एंडोमेट्रियम जो वृद्धि करती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, टूट कर टिश्यूज़ ब्लड वेसल्स उसमें अंदर गिरने लगती है। तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो मोटा स्तर होता है गर्भाशय का, वो टूट कर गिरने लगता है। तो फर्टिलाइजेशन होने पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इस समय FSH और LH का स्रावण भी अत्यधिक किया जाता है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए जिम्मेवार होते हैं, और जब फॉलिकल का निर्माण होता है तो ग्रैन्युलोसा सेल फॉलिकल्स की ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल सेल्स के द्वारा ग्रैन्युलोसा सेल के द्वारा होता है। ईस्ट्रोजन के द्वारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन किया जाता है, और यह गर्भाशय की भित्ति को भी मोटा करने में सहायक होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा LH हार्मोन का भी स्रावित होता है। तो जो 10वां 12वां 13वां दिन होता है, इस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्त्रवण किया जाता है। इसको सर्ज ऑफ LH भी कहा जाता है, अर्थात LH हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अत्यधिक डिमांड बॉडी के अंदर होती है, जो कि स्टिमुलेशन करता है ओव्यूलेशन के लिए, और वो ग्राफिन फॉलिकल ओवरी में से होकर बाहर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इस ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस के अंदर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों हार्मोन सहायक होते हैं। ईस्ट्रोजन यूट्राइन वाल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करता है यूट्राइन लेयर को अत्यधिक ग्रंथिल और अत्यधिक संवहनीय होने के लिए, वैस्कुलर एज वेल एज ग्लैंडुलर, इन दोनों क्रिया के होने के कारण से गर्भाशय तैयार होता है गर्भधारण के लिए। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों FSH और LH के सीक्रेशन को संदमित भी करते हैं, इसलिए जब तक ये हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी के द्वारा FSH और LH का स्रावण नहीं होता है। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको मेंसेस कहते हैं। इस समय मादा के योनि द्वार से रक्त, एंडोमेट्रियम और अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम, इन सब पदार्थों का सीक्रेशन होता है। इसी अवस्था को मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसेस कहते हैं। ये अवस्था जैसे ही समाप्त होती है, दूसरी अवस्था दीर्घीकरण अवस्था या पुटिकीय अवस्था कहलाती है। इसे प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इस अवस्था में FSH की मात्रा अत्यधिक होने से प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। तो ईस्ट्रोजन का निर्माण होता है, और इस अवस्था में FSH के कारण और ईस्ट्रोजन के कारण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वाल मोटी होती है। इसी समय पिट्यूटरी के द्वारा LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, और अंडाशय में जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वो परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तीसरी अवस्था स्त्रावी अवस्था भी कहते हैं, इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। जैसे ही फॉलिकल बाहर जाता है ग्राफियन फॉलिकल, तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करने लगता है।
कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मोटा करता है, उसको वेस्कुलर करता है, उसको अत्यधिक संवहनीय करता है, उसको मोटा करता है, जिससे कि निषेचित अंडा उसके अंदर इम्प्लांट होने के लिए तैयार हो जाता है। इसको रोपण की क्रिया कहते हैं, यदि निषेचित अंड जाकर गर्भाशय के वाल्व के अंदर स्थित हो जाता है। यदि प्लांटेशन नहीं होता है तो इस अवस्था के अंत के आते आते कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन अवस्था में मेंसेस का शुरुआत हो जाती है। ये देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होते हैं वो आपको इस चित्र में स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब पहुंचता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएचएच और एलएच का स्रावन होता है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नीले कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये नीले कलर की लाइन ओव्यूलेशन के समय अत्यधिक होती है। रेड कलर की लाइन एफएसएच है, ओव्यूलेशन के समय एफएसएच की मात्रा भी अधिक होती है। तो ओवरी के अंदर इन दोनों हार्मोन से जो फॉलिकल्स होता है वो बढ़ता है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। फिर एलएच की मात्रा अधिक होती है तो ये कार्पस लूटियम का निर्माण होता है। निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस लूटियम रिग्रेस हो जाता है और इस प्रकार रिग्रेस होकर कॉर्पस एब्लिकन्स में बदल देता है। ठीक इसी प्रकार से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित होते हैं और इस अंतिम चौथे डायग्राम में ये आपको मेंसेस दिख रहा है, एंडोमेट्रियम का विकास दिख रहा है। ये यहाँ तक आते आते ओव्यूलेशन होता है। फिर कार्पस लूटियम बनने के बाद मैक्सिमम स्ट्रैटम फंक्शनलिस की मोटाई होती है और निषेचन नहीं होता है तो फिर ये धीरे धीरे रिग्रेस होकर पतली होकर गिरने लग जाती है। इस प्रकार ओवरी और यूट्रस के लेयर के अंदर ओव्यूलेशन के साथ, फर्टिलाइजेशन के साथ, इम्प्लांटेशन के साथ, इन सब के अंदर एक इंटर रिलेटेड चेंजेस होते हैं। जब प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है तो ये देखो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसकी मोटाई भिन्न होती है। ओवरी का ओव्यूलेशन होता है, यूट्राइन वाल मोटी होनी शुरू हो रही है। अब सिक्रेटरी फेज जब होता है तो ये मोटी और हो जाती है, यूट्राइन लाइनिंग थिक होने लगती है। फॉलिकल का ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो ओवरी में ये डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ ये यूट्राइन वाल मोटी होती जा रही है। और तीसरी अवस्था जब आती है मेंस्ट्रुअल फेज, तो ये देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्राइन लाइनिंग धीरे धीरे बाहर आने लगती है और निषेचन नहीं होता तो ये यहाँ से मेंसेस बाहर आने लगता है। कॉर्पस लूटियम यहाँ रिग्रेस होकर एब्लिकन्स में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार इस तीसरी अवस्था में सिक्रेटरी फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो की तैयारियाँ होने लगती है। इस प्रकार ओवरीज और यूट्रस के अंदर पैरेलल चेंजेस होते हैं और रजत चक्र संपन्न होता है। अब ये हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, मीनोपोज क्या होता है, क्या मीनोपोजल चेंजेस होते हैं, हम अगले व्याख्यान के अंदर पढ़ेंगे।